स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, यह चौथा भाग देख रहे हैं। तीसरे भाग में हमने व्यवसाय के लिए शिक्षा में देखे थे कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम देख चुके हैं। साथ साथ में हमने ये भी देखे हैं कि जो यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ जो था वो दो प्रकार से उनको होने वाला था। एक था आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय लोगों को आदत से यूरोपियन लोगों को जैसा बनाना है ताकि वह यूरोपियन चीज़ों की मांग करते रहेंगे। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान हो जाएगा, जिससे वो सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और कंपनी को भरोसेमंद कर्मचारियों की एक फौज मिल जाएगी जो उनको प्रशासन में मदद करेगी और उनका प्रशासन या राज करना उनको आसान हो जाएगा। इस मुद्दों पर हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाग चौथा में हैं कि विलियम एडम की रिपोर्ट लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं को अनुकूल, नैतिक शिक्षा की मांग, नई दिनचर्या, नए नियम, परिणाम में देखेंगे सरकारी सहायता मिलने लगी, किसानों के बच्चों की परेशानी। तो इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम पढ़ रहे स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जो स्थानीय पाठशाला थे, जो यहाँ के लोगों द्वारा निर्माण की गई जो पाठशाला थी, क्योंकि अंग्रेजों ने 1835 का जो अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया और उन्होंने फैसला लिया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और इसीलिए जब अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो इन मुद्दों पर चर्चा पढ़ रहे हैं कि यहाँ एक चित्र दिखाया गया है कि एक ग्रामीण पाठशाला है। यह फ्रांसवा सॉल्विन नामक एक डच पेंटर था, उन्होंने बनाया। और इस चित्र में 18वीं सदी के आखिर में भारत में वह आए थे और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया था। इस प्रकार से देखिए, ये एक स्कूल है। इस स्कूल में कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गई है प्राचीन भारतीय लोगों की शिक्षा प्रणाली। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से एक ईसाई प्रचारक आए थे। उनका नाम था विलियम एडम। यहां हम देख रहे हैं कि क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहां बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के थे तो उनका क्या हो गया, इसका ही हम जिक्र कर रहे हैं। तो विलियम एडम की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम, इन्होंने बंगाल और बिहार का दौरा किया, क्योंकि इनको कंपनी ने देशी स्कूलों में शिक्षा की जो प्रगति थी उस पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, और इसीलिए उन्होंने बंगाल और बिहार जिले का दौरा किया था। उन्होंने जब दौरा किया था तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है वह भी एक दिलचस्प थी। कैसे, देखिए, एडम ने पाया था कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे। फिर भी अगर हम देखेंगे इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल अगर संख्या देखेंगे तो काफी बड़ी थी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। पाठशालाएं जो थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, जैसे कि जो स्थानीय समुदाय थे, संपन्न लोग थे, और कभी कभी पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा, मतलब जो पढ़ाते थे गुरुजी या जो शिक्षक होते थे, पंडित होते थे, वो भी ऐसे स्कूल चलाते थे। विलियम एडम ने रिपोर्ट में कहा था कि उस जमाने में शिक्षा का जो तरीका था वो बहुत ही लचीला था। लचीला मतलब फ्लेक्सिबल था। अभी लचीला किस तरह से देखिए, बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, बच्चों को निश्चित फीस देने की कोई जरूरत नहीं थी, और ना ही उनके पास छपी हुई किताबें थी, और पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि बेंच और कुर्सियां भी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे, और अलग से कक्षाएं लेने के लिए बच्चों की हाजिरी लेने का कोई भी इंतजाम नहीं था, अलग से कक्षा भी नहीं होती थी। और जिस प्रकार से आज हम
साल में 2 बार 3 बार परीक्षा देते हैं या इम्तिहान बोलते हैं या नियमित समय सारणी जिसको रेगुलर टाइम टेबल बोलते हैं, वो भी उस जमाने में नहीं होता था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में और गांव की दुकान या मंदिर या गुरु के घर पर चलती थी। बच्चे की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। इसका मतलब जो गरीब थे उनको देने की या न देने की जरूरत ही नहीं थी, देना ना देना उन पर निर्भर था। लेकिन जो अमीर लोग होते थे उनसे फीस वसूल की जाती थी या उनको भी उनके इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाता था। और लिखित से भी ज्यादा मौखिक परीक्षा होती थी। विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार गुरु पढ़ाते थे। अगर विद्यार्थियों को क्या जरूरत है, अगर उनको हिसाब किताब करने का ज्ञान अगर होना चाहिए तो उनको अंकगणित पढ़ाते थे। और सभी कक्षाओं के विद्यार्थी एक ही कक्षा में बैठते थे। मतलब जैसे हम क्लासरूम बोलते हैं ना, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, 10वां 12 वर्ग, इस प्रकार के कोई उनकी कक्षा नहीं होती थी। वो एक ही कक्षा में सभी कक्षाओं के विद्यार्थी एक साथ बैठते थे। लेकिन अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात भी कर लेते थे। लचीली प्रणाली जो थी वो स्थानीय आवश्यकताओं को अनुकूल थी। कैसे देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के थे वो काफी किसान परिवारों से ताल्लुक रखते थे और इसीलिए जब किसानों की फसल चलती थी तो वो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, क्योंकि वो अपने माँ बाप की या अपने परिवार में जो खेती करते थे उस खेती में मदद करने के लिए वो चले जाते थे। तो फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती, क्योंकि जब फसलों की जो कटाई होती है या बुआई होती है उस वक्त उनकी कक्षाएं बंद हो जाती थी। बच्चे आते ही नहीं थे, वो अपने खेत पर काम में मदद करने के लिए वो चले जाते थे। उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में वो काम करते थे। कटाई और अनाज जैसे ही निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। मतलब जब किसानों के काम समाप्त हो जाते थे, फसल के काम समाप्त हो जाते थे, तो बच्चे लौट आते थे स्कूलों में। और इस तरह से साधारण काश्तकारों के बच्चे भी उस वक्त, मतलब ब्रिटिश शासन के पहले या ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के पहले, काश्तकारों के बच्चे आसानी से अपने हिसाब से पढ़ लेते थे, उनका भी अध्ययन हो जाता था। तो लेकिन यहाँ सभी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे, ये भी हमको ध्यान रखना है। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने कुछ परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो ये परिवर्तन क्या थे, यह समझने के पहले हम नैतिक शिक्षा की मांग की हम बात कर रहे हैं। तो स्कॉटलैंड के जो ईसाई प्रचारक जो थे विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना करने में मदद की थी, तो ये नैतिक शिक्षा की मांग क्या है हम देखते हैं कि 19वीं सदी, यहाँ 19वीं सदी हमको पढ़ना है। और सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। इस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरी का उद्देश्य था। और 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, क्योंकि उनका कहना था कि कंपनी को यह भी डर था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो जाएगा और लोग भारत में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की उपस्थिति को शक के नज़र से वो देख सकते थे। और इसीलिए ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला था। और इस वक्त यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। और वर्ष 1800 में एक छापखाना भी लगाया गया और 1818 में कॉलेज भी वहाँ खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत के ब्रिटिश सरकार प्रचारक को प्रत्यक्ष सहायता देने से डरते थे, क्योंकि उनको डर था कि स्थानीय रीति रिवाजों और व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना मतलब ब्रिटिश शासन के लिए खतरा हो सकता था या देशी लोग भड़क उठ सकते थे। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार क्रिश्चियन मिशनरियों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता या आर्थिक सहायता नहीं देते। यह है कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। अब हम देख रहे हैं कि नई दिनचर्या और नए नियम।
तो 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और कंपनी ने का मानना था कि मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते थे और इसीलिए कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि जो पंडित लोग जाने माने विद्वान थे उनको अपने सरकारी नौकरी में रख दिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों का जिम्मा दिया और वो स्कूलों की देखरेख करेंगे और पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना था और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। और साथ में ये भी उनको निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक गुरु वे नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाए। और अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा भी तैयार की जाने लगी थी। और विद्यार्थियों से यह भी कहा गया था कि वह नियमित रूप से स्कूल आए, नियमित रूप से शुल्क अदा करे और नियमित रूप से कक्षा में आए और तय सीट पर जो उनको सीट बताई गई उसी सीट पर उनको बैठना था और इस तरह से अनुशासन के नियमों का उनको पालन करना था। इस प्रकार की सूचनाएं वह विद्यार्थियों को देने लगे। अभी हम यह देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब नियम लगाए गए तो कुछ विद्यार्थियों को उसकी दिक्कत भी होने लगी थी या कुछ अन्य पाठशालाओं पर भी इसका वो असर क्या था। ठीक है, तो परिणाम हो गया कि सरकारी सहायता मिलने लगी क्योंकि जो लोग इन नियमों का पालन करते थे या इन नियमों के अनुसार जो स्कूल चलाते थे, पाठशाला चलाते थे, उनको सरकारी अनुदान मिलने लगा। मतलब जैसे कि स्कूल में कुछ फर्नीचर चाहिए या कुछ कर्मचारियों का वेतन देना है, तो इसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेन करने के लिए और कुछ वेतन देने के लिए पाठशालाओं को सरकार द्वारा पैसा मिलने लगा, अनुदान मिलने लगा। और दूसरी बात है कि जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को अगर तैयार नहीं थे तो उन्हें कोई सहायता, सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। इससे उनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता था, जिससे उनको आगे जाकर एक तो वो सरकारी नियमों का पालन करने लगे या सरकारी नियमों का पालन न करने की वजह से उनकी संस्थाएं बंद होने लगी थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे थे और इस तरह से सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उनको सरकार के नियमों का, सरकार द्वारा बनाए गए शिक्षा प्रणाली के हिसाब से ही उनको शिक्षा प्रदान करनी थी या उनको स्कूल चलानी थी। आगे हम देख रहे हैं कि जब ये नई दिनचर्या, नए नियम बन गए तो इसका परिणाम केवल पाठशालाओं पर ही नहीं हुआ, तो वह बच्चों पर भी उसका परिणाम सीधा दिखने लगा था। पहले वाली व्यवस्था में जो गरीब किसानों के बच्चे थे, गरीब, यहां हम गरीब पढ़ रहे हैं, ठीक है, गरीब बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी, क्योंकि उनके फसल का जो मौसम होता था या बुआई कटाई का जो मौसम होता था उनके अनुसार वह खेतों में जाते थे और बाद में जैसे इस खेती का काम समाप्त हो जाता था वो स्कूल में लौट आते थे। और शालाओं की जो समय सारणी थी वो भी बहुत ही लचीली थी। लेकिन नए व्यवस्था के अनुसार अनुशासन की मांग करते थे कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना जरूरी हो गया। इससे क्या हो गया कि किसानों को मदद करने के लिए जो बच्चे उनको मिलते थे वो अभी नहीं मिल रहे थे, और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, मतलब इनडिसिप्लिन उसको माना जाता था। और इस प्रकार से किसानों के बच्चों को परेशानी होने लगी थी, क्योंकि अगर वो नियमित स्कूल नहीं जाएंगे तो वो अब्सेंट माने जाएंगे, अनुशासनहीन माने जाएंगे। और अगर वो स्कूल जाते थे तो अपने माँ बाप को मदद करने के लिए कोई नहीं रहते थे। इस तरह से भारत में नई दिनचर्या, नए नियम 1854 के बाद जो शिक्षा प्रणाली शुरू हुई है उस शिक्षा प्रणाली का यह सीधा असर दिख रहा है।
दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ नई दिनचर्या, नए नियम, विलियम एडम्स की रिपोर्ट की बात कर चुके हैं और इसी तरह से हम इस अध्याय का यह भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।